आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात, अज़ूस्पर्मिया क्या है? जब सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट दिया जाता है एनालिसिस के बाद, उसमें अगर स्पर्म्स ना हो तो अज़ूस्पर्मिया कहा जाता है, यानी कि इजैकुलेट में स्पर्म्स का ना होना। ये अज़ूस्पर्मिया दो तरह के हो सकते हैं। एक तो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया, दूसरा होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया। सो ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं तो कुछ ब्लॉकेज है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ऑब्स्टिकल है जिसकी वजह से स्पर्म प्रोड्यूस तो हो रहे पर बाहर नहीं आ पा रहे। इसमें स्पर्म प्रोडक्शन होता है सिर्फ ब्लॉकेज की वजह से। कहीं भी हो सकता है ब्लॉकेज रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो पुरुषों में अगर एपिडिडिमिस में हो गया, वास डिफरेंस में हो गया, या जो भी ट्यूब का लेंथ है उसमें कहीं भी ये ब्लॉकेज हो सकता है जिसकी वजह से स्पर्म्स बाहर नहीं आ पाते। इसका अनुमान हम हार्मोन टेस्ट द्वारा लगाते हैं। अगर हार्मोन इवैल्यूएशन ठीक है, हार्मोन के वैल्यूज अच्छे लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन स्पर्म्स बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो ये हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया। तो जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव है उसका ही ऑपोजिट होगा नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब है कि कहीं ब्लॉकेज नहीं है मगर किसी प्रॉब्लम वश ये स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। तो जब स्पर्मेटोजेनेसिस का फेलियर होता है, यानी स्पर्म प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तब उसे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया कहा जाता है। सो आइए इसके कारण जानते हैं और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है समझने की कोशिश करते हैं। सो पहली बात तो ये है कि जब अज़ूस्पर्मिया के केसेस आते हैं तो 70% अज़ूस्पर्मिया केसेस नॉन अज़ूस्पर्मिया की वजह से होता है, यानी कि कुछ स्पर्मेटोजेनेसिस में ही प्रॉब्लम हो रहा होता है जिसकी वजह वो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। सो इसके कारण क्या हैं? पहला तो है जब ये पुरुष एम्ब्रियो की तरह था अपने माँ के गर्भ में, उसमें अगर डेवलपमेंट में सेल्स में कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई म्यूटेशन हुआ, तो ये हो सकता है जब ये सेल्स विविध तरह के बॉडी पार्ट्स बन रहे होते हैं तो जो टेस्टिस के सेल्स होते हैं वो ठीक से डिफरेंशिएट नहीं होते। इसकी वजह से जो सेल्स स्पर्म्स में तैयार होते हैं वो तैयार नहीं होते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हो गया बचपन में एम्ब्रियो के रूप में जब डिफरेंशिएशन हो रहा है उसके कारण अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो स्पर्मेटोजेनेसिस ना हो पाना। दूसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी नामक दो छोटे छोटे भाग हैं जहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये यहाँ से जो हार्मोन्स है वो गोनैड्स काम करते हैं। गोनैड्स यानी टेस्टिस, पुरुषों में टेस्टिस। तो ये जो एक्सेस होता है, ये जो तीन चीजों का एक्टिविटी होता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और गोनैड्स का, ये बहुत जरूरी होता है। कहीं भी अगर हार्मोन प्रोडक्शन ठीक नहीं हुआ इन तीन भाग में, जो भी हार्मोन्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तीसरा कारण है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो अभी जेनेटिक्स में क्या होता है, जब आपके जीन्स में मल्टीप्लिकेशन, डुप्लीकेशन, यानी कि हर जीन का 2 कॉपी होना चाहिए, मगर अगर 3 हो गए, अगर एक कम हो गया तो उसे म्यूटेशन कहा जाता है। तो सही मात्रा में जीन्स नहीं हो पाते, 46 जो होने चाहिए या 23 पेयर्स जो होने चाहिए वो नहीं होते, एक्स्ट्रा होना है। इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। उदाहरण के तौर पे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जहां 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि XXY, जहां पुरुषों में X और Y यही होना चाहिए, इसमें X के 2 कॉपी और एक Y का कॉपी हो जाता है, XXY। क्लाइनफिल्टर्स के कारण जो सेल्स स्पर्म्स में तैयार होते हैं वो सेल्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से अज़ूस्पर्मिया हो सकता है। फिर आता है टेस्टिकुलर प्रॉब्लम। अगर टेस्टिस में हीट ज्यादा हो, कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई चोट लगी हो, या वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है जहाँ पे स्पर्म्स जनरेट नहीं होते। फिर अगर बचपन में आपको मम्स या मेनिंजाइटिस की बीमारी हुई थी, तभी भी ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया हो सकता है। अगला कारण है कीमोथेरेपी। जब कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो तुरंत ही कीमोथेरेपी शुरू करने के लिए कहा जाता है, मगर कीमोथेरेपी से जो स्पर्म्स के सेल्स हैं वो मर जाते हैं। इसलिए पेशेंट्स को कहा जाता है कि कीमोथेरेपी के पहले अगर टाइम हो तो एक सैंपल अपना फ्रीज करा लीजिए, ताकि ट्रीटमेंट के बाद जब आप ठीक हो जाएं तो ये सैंपल आप यूज कर सकते हैं पिता बनने के लिए। सो ये बहुत जरूरी है ये जानना कि कीमोथेरेपी के पहले स्पर्म्स को फ्रीज करना चाहिए, नहीं तो उसमें भी अज़ूस्पर्मिया हो सकता है। फिर होता है टॉक्सिक अब्यूज या सब्सटेंस अब्यूज। अगर आप कोई एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स ले रहे हो या कोई ऐसी दवाइयाँ ले रहे हो जो हेयर फॉल के लिए दिए जाते हैं, वैसे ड्रग्स स्पर्मेटोजेनेसिस में बाधा डालते हैं, इससे अज़ूस्पर्मिया भी हो सकता है। स्पर्म्स का प्रोडक्शन ना होना भी इस कारणवश हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, अगर आप ये ड्रग्स ले रहे हैं तो स्पर्म, अगर आप बच्चे पैदा कर चुके हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको अपना सैंपल फ्रीज करके रखना चाहिए। सो इसका ट्रीटमेंट क्या है? पहले तो अज़ूस्पर्मिया जब बताया जाता है तो आपको 1-2 बार उसको रिपीट करना चाहिए। सीमेन एनालिसिस को रिपीट करा के अच्छे से सेंटर में जांच करवाइए, ताकि ये
निर्धारित हो कि सच्ची में एज़ोस्पर्मिया है, यानी ये बहुत कम स्पर्म्स में मिल रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। अगला है हार्मोन टेस्ट। जब हार्मोन टेस्ट किया जाता है, हार्मोन्स के मुताबिक ये पता लगाया जाता है कि स्पर्म जनरेशन हो रहा है या नहीं। अगर नॉर्मल है तो शायद ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है, तो स्पर्म के मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि मेडिकेशंस द्वारा, जैसे मैंने कहा हार्मोनल इम्बैलेंस, तो ये पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस गोनाड्स का जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसमें हार्मोनल थेरेपी दिया जाता है। FSH नामक दवाई हो गया, ये सब अगर हम देंगे तो स्पर्म जनरेशन फिर से शुरू हो सकता है, जिसके कारण आपके स्पर्म्स यूज किए जाते हैं IVF के दौरान। तो ये एक और प्रोसीजर है। अगर ये सब भी काम नहीं कर रहे हैं तो सर्जिकल एक्सट्रैक्शन भी ट्राई किया जाता है। इसमें टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्शन है, माइक्रो टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्शन है, टेस्टिस से लिया जाता है स्पर्म, जिसमें अगर कुछ स्पर्म्स भी मिले तो भी इन स्पर्म्स को IVF में इक्सी प्रोसीजर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन नामक प्रोसीजर द्वारा यूज करते हुए एम्ब्रियो बनाया जाता है और आपके वाइफ के घर में डालने से प्रेगनेंसी आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो काफी सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। पहले तो प्रॉब्लम को समझना चाहिए और अगर टाइम है तो मेडिकली उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं हो रहा है तो सर्जिकल भी कोशिश कर सकते हैं। सो अगर आप कोई ड्रग्स ले रहे हैं, कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे हेयर फॉल के लिए मैंने बताया, अगर आप वो रोक देंगे तो भी रीजनरेशन ऑफ स्पर्म्स हो सकता है, मतलब स्पर्म का दोबारा पैदा होना। सो ये सब अगर आप करेंगे तो चांसेस हैं कि स्पर्म प्रोडक्शन बेहतर हो जाए। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।